वहीं अगर आज के जो हम ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करें तो ये जो बेसिकली जो ट्रेडिंग सेटअप्स है, ये ट्रेडिंग सेटअप्स दो चीज़ के ऊपर में है। सबसे पहला ये आपका आएगा प्राइस कंसोलिडेशन या फिर बिल्डअप प्लस 21 डे EMA, प्राइस कंसोलिडेशन गैप्स और 21 डे EMA। ठीक है, ये है। इसमें आप देखे होंगे कि गैप्स हमने यूज़ किया है। इसका इस्तेमाल आप बाय और सेल दोनों में कर सकते हैं, लेकिन एक एडवाइजरी बताता हूँ कि सेल में इसका इस्तेमाल जितना कम से कम करें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब गैप्स के फॉर्मेशन के साथ में ही अगर ये चीज़ें होती है तो फिर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। प्राइस कंसोलिडेशन ये हर वक्त ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए कि प्राइस आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मूव हो के आ रहा, ये हो गया। प्राइस आपका ऐसे डाउन साइड की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन का क्या मतलब हुआ? कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि प्राइस आपका एक रेंज में कुछ समय के लिए मूव करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है। ये क्या हो गया? प्राइस कंसोलिडेशन। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेशन या बिल्डअप। अब इसी को आप अगर और सिंप्लीफाइड या और एडवांस वर्जन में जाना चाहते हो तो यहीं पर में जो दो थ्योरी आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किया है, वो दो थ्योरी आता है। एक एक्यूमुलेशन का आता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। तो आप यहाँ से अगर ये फाइंड कर सकते हो कि बेसिकली ये एक्यूमुलेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद आपका EMA का फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए कि EMA ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, और इस फेज़ के बाद में EMA अगर ऐसे करके ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है, ऐसे करके आपका 21 EMA प्राइस अगर ऐसे करके ऊपर जाना शुरू करता है, अब उसके बाद मान लीजिए कि नेक्स्ट कैंडल ऐसे करके फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल अगर गैप के साथ में फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर में ये जो गैप्स है, इस गैप्स को अगर फॉर्म कर रहा है, ये गैप्स अगर फॉर्म कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। जैसे ये क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। हमने गैप्स थ्योरी में भी इसके बारे में बात किया था, जब आपको बताया था। तो जो गैप्स अलग अलग तरीके से फॉर्म होता है, जिसमें कि एक गैप्स जब आपका इनिशियल ऑफ द मूवमेंट फॉर्म होता है, जब कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर फॉर्म होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग गैप होता है और इस गैप के ऊपर में हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर में अगर कोई गैप एक मूव हो जाने के बाद में, जैसे मान लीजिए कि अगर यही गैप ये गैप आपका कहाँ बना है? इनिशियल ऑफ द मूवमेंट। अगर वहीं दूसरा गैप मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से 10%, 15%, 20% मूव होने के बाद में अगर एक गैप फॉर्म होता, तो हम इस गैप के ऊपर में इतना ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या ये हो सकता है कि ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए इस तरीके का ये जो गैप्स है उस गैप्स का फॉर्म किया गया। ओके, तो इस गैप्स के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वहीं पर मैं अगर मान लीजिए कि इनिशियल ऑफ द मोमेंट है और यहाँ पर मैं ये गैप फॉर्म हो रहा है, तो हम इस गैप्स के ऊपर में राइड कर सकते हैं। अगर बीच में गैप फॉर्म हो रहा हो, मूवमेंट है बीच में मान लीजिए कि 5%, 7% के ऊपर में अगर हो रहा है, तो हम इस गैप को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद दोनों चांसेस बनता है कि प्राइस आपका यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और इक्वली चांस है कि यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? गैप्स। अब मान लीजिए कि बिल्डअप हमारा फर्स्ट क्या था? फर्स्ट को आप लोग ध्यान में रखिए, क्या है हमारा फर्स्ट? बिल्डअप। हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बिल्डअप। बिल्डअप दोनों में, मैं एक एक करके सारी चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जब ये एक साथ फॉर्म हो तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्या हो गया? हमारा बिल्डअप हो गया। ठीक है, बिल्डअप के बाद में ये 21 डे EMA, 21 डे EMA कैसे भी मूव कर सकता है। मैंने एक जर्नलाइज्ड फॉर्म लिया है। ये बिल्डअप का दो फॉर्म हो सकता है, या तो एक्यूमुलेशन हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब हम लोग इसके ऊपर आएंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऑलरेडी बताया था। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर भी लूँगा। उसके बाद अगर ये इनिशियल फेज़ में अगर गैप्स फॉर्मेशन हो जाता है, फिर से हम आ गए गैप्स। यहाँ पर में हमने बेसिकली कितना वर्ड यूज़ किया है? 5 वर्ड यूज़ किया है। बिल्डअप, 21 डे EMA, बिल्डअप या फिर प्राइस कंसोलिडेशन, बिल्डअप, गैप्स, 21 डे EMA। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे।
अब गैप्स फॉर्म हो गया, तो गैप्स फॉर्म होने के बाद में जो प्राइस होगा वो प्राइस फिर से आपका एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव दिखाएगा, ठीक है। तो जब ही अगर गैप्स फॉर्म हो गया तो हम इस प्राइस के आसपास में हमारा एंट्री बन जाएगा, इस प्राइस के आसपास में आपका एंट्री बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि एसएल क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पर में जब भी आप अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं या फिर कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप जो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाता है, तो वहाँ पर में ट्रेलिंग एसएल टीएसएल मैंडेटरी है। टीएसएल के बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल हर वक्त ये एक कहा जाता है कि मार्केट गॉड है, मार्केट का जो भी डिसीजन है वो डिसीजन सही है, गलत हम और आप हो सकते हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकता है, ओके। तो ट्रेलिंग एसएल के साथ में हर वक्त होगा। इनिशियल एसएल क्या बनेगा, हमारा जो भी ये स्विंग लो है, स्विंग लो हमारा एसएल बनेगा, मतलब कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन का लो फेज। अब जब ही बात कंसोलिडेशन की होती है तो कंसोलिडेशन में आपका 5% 7% से ज़्यादा का कोई भी कंसोलिडेशन जनरली बनता नहीं है। अगर कोई 20% का बन रहा है तो वो कंसोलिडेशन के लिए वो हमारे कंसोलिडेशन के क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके। तो 5% 7% का कंसोलिडेशन का होगा, उसका स्विंग लो आपका ये बनेगा। अब जब ही प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, जब प्राइस आपका ऊपर जाएगा आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ में मूव करते रहना होता है। अब मान लीजिए कि प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया किसी भी कंडीशन से 21 डे ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया तो हम अपना हटा लेंगे पोजीशन, ओके। इसमें और भी मल्टीपल इफ एंड बट्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इस पूरे सेशन में ये जो पूरा जो हमने देखा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ना ही हमारा 21 डे ईएमए इम्पोर्टेंट है, ना ही गैप्स इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है बिल्डअप, इम्पोर्टेंट है बिल्डअप। अगर बिल्डअप बनेगा, बिल्डअप बनने के बाद में अगर प्राइस 21 डे ईएमए के पास में जाता है और गैप्स बनता है तो ही फिर ये कंडीशन वैलिड है। और गैप्स बने या ना बने, गैप्स एक ऑप्शनल है। आपने यहाँ पर में देखा होगा कि हमने 2 डाला है, सेकंड में गैप्स डाला है। गैप्स मैंडेटरी नहीं है, गैप्स एक फॉर्म है। अगर गैप्स फॉर्म हो जाता है तो हम उसके ऊपर में और कन्विंसिंग तरीके से जा सकते हैं। अगर गैप्स फॉर्म नहीं होता है तो हम वहाँ पर में कन्विंसिंग तरीके से नहीं जा सकते, मतलब स्ट्रॉन्ग है लेकिन गैप्स बनने के बाद में और ये बेहतर हो सकता है, ओके। उसके बाद अब कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का मल्टीपल वेज है, ठीक है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का मल्टीपल वेज है। जैसे कि एक्यूमुलेशन के लिए क्या होता है, एक्यूमुलेशन का बेसिकली मतलब क्या रहता है, एक हो गया एक्यूमुलेशन और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने का क्या क्या तरीका है। वॉल्यूम एक फॉर्म है, ठीक है, मतलब क्या क्या आ गया, आपका वॉल्यूम आ गया। एक्यूमुलेशन में भी आपका वॉल्यूम है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी वॉल्यूम है। प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर में प्राइस रुक रहा है और प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। हमें नहीं मालूम होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। वॉल्यूम एक आपका हो गया वॉल्यूम। उसके बाद आपका आता है इक्विटी डिलीवरी डाटा, इक्विटी डिलीवरी डाटा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से कि हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ में, और अगर आप प्राइस एक्शन का अगर इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या रह रहा है कि कोई एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स बना रहा है या कोई भी चीज़, तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइस और वॉल्यूम का एक कोरिलेशन होता है। अगर प्राइस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि वॉल्यूम आपका मतलब लार्ज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट रुकिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब है जैसे कि वॉल्यूम आपका एक्सीडेंटली इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, या फिर रेड वॉल्यूम है। रेड वॉल्यूम के बाद में भी अगर कैंडल्स आपका उसके बनिस्पत लार्ज नहीं बना तो इसका मतलब
कि प्राइस और वॉल्यूम में कोई रिलेशन नहीं है, या तो प्राइस अपने लोएस्ट रेंज को, जैसे मान लीजिए कि ये एक लोएस्ट रेंज बना, ऊपर वाले इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक लोएस्ट रेंज बना, और ये जो है, और कोई भी आगे भी मान लीजिए कि इसी तरीके से चलते आ रहा है, लेकिन कोई भी कैंडल्स इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करने का कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर ब्रेक कर भी रहा है तो इंट्राडे में ही उसको रिकवर करके ऊपर आके क्लोजिंग दे दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसके नीचे एक्सेसिव अमाउंट में बायर्स अवेलेबल है। मतलब कि इसका जो हमारे प्रशांत सर के मैक्सिमम वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये क्या हो गया, ये एक ऑपरेटर्स का जोन हो गया, जहाँ पर में कि ऑपरेटर्स के पास में जो हैवी अमाउंट में रुपया रहता है वो धीरे धीरे करके रुपया डालते रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक्यूमुलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को आइडेंटिफाई करने का सेम ही तरीका है। जैसे कि मैं अगर आपको एक लाइव एग्जांपल में लेके आऊँ, तो यहाँ पर मैं आप देखिए, जैसे कि ये आप इस रेंज को आप देखिए, यहाँ पर मैं ये जो बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एक आपका ये आपका एक रेंज बना दिया ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अब प्राइस यहाँ पर में अगर आप लोग वॉल्यूम को देखोगे तो इस सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक लार्ज वॉल्यूम है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा ये यहाँ पे। अब आप कैंडल्स को अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो कैंडल्स कोशिश ही नहीं कर रहा है कि हम जो ये लो है इस लो को ब्रेक करें। आप रेड वॉल्यूम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन लगातार रेड वॉल्यूम हुआ है। इस 10 दिन के रेड वॉल्यूम में प्राइस एक बार भी इसको तोड़ने का, ये जो लो है इस लो को तोड़ने का कोशिश तक नहीं किया है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं प्राइस एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब जब यहाँ पर मैं एक्यूमुलेशन का काम चल रहा है, तो अब हमारे लिए शॉर्ट टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, 21 डे EMA। ठीक है, आप कोई भी ब्रोकर में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर में आपको मूविंग एवरेज मिलेगा। तो जब भी यूज़ करना हो, ठीक है, मैं स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो मल्टीपल मूविंग एवरेज आप यूज़ कीजिए। मल्टीपल मूविंग एवरेज में एक साथ, जैसे अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो मालूम नहीं होता है कि कौन कौन सा है कि, या फिर कौन कौन सा मतलब प्राइस किसको फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, मालूम नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर में एक 9 डे इम्पोर्टेंट होता है, फिर 21 डे इम्पोर्टेंट होता है, फिर आप मान लीजिए 50 100 150 200 ऐसे करके इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर में आपके पास में है सिंपल एक्सपोनेंशियल और वेटेज, ये सारे ब्रोकर में है। ठीक है, मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली किसका यूज़ कर रहा हूँ, धन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये सिर्फ धन में ही है, ये हर जगह है, नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू में भी आपको फ्री में है। तो मल्टीपल यूज़ करेंगे तो आपका जो मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर है वो आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक बिल्डअप के फेज़ में चल रहा है। और ये बिल्डअप क्या बन रहा है, ये बिल्डअप हमारा बेसिकली एक्यूमुलेशन है। ये बिल्डअप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्डअप हमारा एक्यूमुलेशन है। अब उसके बाद एक छोटा सा रेड ग्रीन वॉल्यूम आया और प्राइस आपका ऊपर गया है। जब ही ऊपर गया आपका, इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दिया, हमारा इसके आसपास में बाय बनेगा और ये हमारा SL बनेगा। मैं आपको लॉन्ग पोजीशन का बताता हूँ, जब भी होगा यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे आपका ये बना। ठीक है, आप अगर 1:2 या 1:3 या जो भी हो, आप अगर उसके लिए भी जाते हैं तो भी है, नहीं तो ये इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे दिया है। आपको ये कॉन्सेप्ट्स, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को इसको समझना होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर में इसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो यहाँ पर में आप इस तरीके से जा सकते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पर में आपको जितना बेहतर रिटर्न मिला है उतना बेहतर रिटर्न आपको, मतलब जैसे 35% है तो उतना नहीं हो सकता है कि 5% 7% है।
लेकिन एग्जाम्पल को समझने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए यहीं पे मैंने इस गैप्स के बारे में बात नहीं किया, आप देखेंगे तो यहाँ पर में ये गैप्स है। अब ये गैप्स कहाँ पे फॉर्म हुआ है? ये गैप्स है इनिशियल ऑफ द मूवमेंट, एक बिल्डअप बन रहा है, बिल्डअप के बाद में एक गैप्स बन रहा है। तो हम इस गैप्स के ऊपर में ट्रस्ट करेंगे, ये इनिशियल ऑफ द मूवमेंट है, ये अपने साथ मल्टीपल पोजीशंस लेके आया है जिसके कारण से कि यहाँ पर में गैप्स बना है। अगर यही पर में गैप्स अगर आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग रन के बाद में बने, यहाँ पर में तो नहीं बना है, ऐसा मल्टीपल एग्जाम्पल है, पास्ट में भी मैंने कई बार आप लोग को दिखाया है कि अगर ये ऐसा एक लॉन्ग रन के बाद बने तो हम उसके ऊपर में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, अब है जैसे कि यहाँ पर में आप लोग देखिए, अब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे लिए क्या है, वॉल्यूम हो गया और इक्विटी डिलीवरी डाटा। इक्विटी डिलीवरी डाटा के लिए ये जो वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके इक्विटी डिलीवरी डाटा आप फिल्टर फाइंड कर सकते हैं। इक्विटी डिलीवरी डाटा का भी यूजेज उम्मीद है आप लोग को मालूम होगा, जैसे कि लो 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 है, वॉल्यूम इक्विटी डिलीवरी डाटा आपका लो आ रहा है और उस लो इक्विटी डिलीवरी डाटा में और एक ही बार में हाई आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इक्विटी डिलीवरी डाटा आपका मान लीजिए कि 15% आ रहा है, इक्विटी डिलीवरी डाटा आपका मान लीजिए कि 15% आ रहा है, 20% आ रहा है और एक ही बार आके आपका 50% या 60% इक्विटी डिलीवरी डाटा आ गया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस पार्टिकुलर डे जितने भी लोगों ने डिलीवरी में बाय किया उसका 60% लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट डे के लिए। ओके, तो ये हो गया इक्विटी डिलीवरी डाटा। तो एक हो गया क्या क्या आपका ना वॉल्यूम बना, इक्विटी डिलीवरी डाटा बना, और अगर और कोई पैटर्न्स के साथ में फॉर्म हो रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर में देखें आपका, ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है, ये है। और अगर हम सिंपली इसको नहीं, सिर्फ अगर हम इसी दोनों को लें, इसी दोनों को अगर हम लें तो ये क्या बना रहा है, ये हमारा एक इस तरीके का एक ट्रायंगुलर पैटर्न, सॉरी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, भले इस बॉटम को वो कंप्लीट नहीं किया। अगर आप यहाँ पर में फिबोनाची का भी अगर यूज़ करें, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो के बीच में फिबोनाची का भी इस्तेमाल करें, तो फिबोनाची का जो लेवल्स आता है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। अब फिबोनाची का जो लेवल्स आता है या फिर कोई भी लेवल्स जो होता है, उस लेवल्स का स्ट्रेंथ का पता करने के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, जैसे कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जो मार्केट का जो फेजेस में जो रहता है, ओके मैंने पेन नहीं निकाला है, मैं पेन निकाल ले रहा हूँ। मार्केट का जो फेजेस में रहता है, जैसे कि मार्केट ये जो फेजेस बन जाता है, ये ऊपर का फेजेस आपका एक फियर फेज में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि प्राइस अभी ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो लोगों के बीच में एक डर का माहौल बन जाता है। उसके बाद ये जो 50% से लेके 61% के बीच में रहता है, ये एक गोल्डन जोन रहता है कि मतलब एट वैल्यू के पास में हमारा आ रहा है। ओके, ये जो हो गया ये 50 से 61% के आसपास में ये हमारा एट वैल्यू के रेंज में आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है 70%, 78% से लेके इस प्राइस पे आ जाता है, तो ये एक डिस्काउंटेड में आ जाता है। भले हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं कह सकते हैं, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये बेसिकली हम शॉर्ट टर्म में इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। जब आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में जब आप इसको आते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेसिक होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि वीकली या मंथली चार्ट होता है, ठीक है, तो वीकली और मंथली चार्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लग जाता है। अगर एक हम अगर बोले कि वीकली चार्ट अगर आ रहा है, ठीक है, वीकली चार्ट को कंप्लीट होने में करीबन आपको 12 महीने से
से लेके 15 महीने के करीब में आपको लग जाता है। और इस फेज़ में मान लीजिए कि प्राइस ने एक बुल रन में यहाँ से यहाँ तक में मान लीजिए कि 50% का एक डाउनफॉल, मतलब 50% का एक तरफा आपका रन दिखाया। अब उसके बाद प्राइस आपका नीचे आ रहा है, डाउनफॉल आ गया, ठीक है। तो और डाउनफॉल आके जो प्रीवियस जो लेवल था इसी लेवल के पास में आ गया। तो ये जो फेजेस जो होते हैं, ये जो एरिया हो जाता है जो इसका 70% से लेके और 100% के बीच का आता है, इसको हम लोग एज अ डिस्काउंटेड फेज कहते हैं। मतलब यहाँ पर मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रहा है या फिर मान लीजिए कि सेल के करीब में आ रहा है, मतलब कि एक ऑफर के तहत ये आ रहा है। बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ये जो आपका जो 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर में कंपनी ने जो अर्निंग किया है वो अर्निंग इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है इस प्राइस में। तो ये हो सकता है कि किसी न्यूज़ के कारण, किसी इवेंट के कारण या किसी और चीज़ के कारण में ये प्राइस आपका डिस्काउंट हुआ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तहत हो सकता है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके ओके, ठीक है। तो अब ठीक है, अगर अब आप मान लीजिए कि इसी को अगर हम वीकली, मैं सारे को हाइड कर दे रहा हूँ, अगर हम लोग इसी का वीकली चार्ट अगर हम लोग ओपन करें, वीकली, मंथली या कोई भी अगर आप चार्ट ओपन कर लो, जैसे कि इसी के पास आप देखिए, जैसे कि कोविड का ही फेज़ आप लोग को याद होगा। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां अपने मतलब मल्टी ईयर लो के करीब में आ गया था, मतलब कि 4 साल 5 साल का जो लो था उस लो के फेज़ में आ गया था। अब उस लो के फेज़ में आने का ये मतलब तो नहीं था कि कंपनी ख़राब हो गई, एक फियर था, फियर के कारण आ गया था। लेकिन इस फेज़ में जो अर्निंग किया था या जो उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो तो अभी भी है, ठीक है, वो तो अभी भी है, उसमें तो कोई चेंजेस आया नहीं है, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर आप जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि इस समय में ये गिरा था ये, तो ये जो बेसिकली गिरा था वो किस रीजन से गिरा था, ये हिंडरबर्ग के कारण गिरा था, ठीक है, अदानी पोर्ट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इसके कारण से ये कंपनी बंद होने वाली है या फिर दोबारा ये कंपनी चालू ही नहीं होगी। ओके, तो आपको जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल का भी अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये है एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट से मैं डेली चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए, जैसे मैंने परहैप्स लास्ट वीक भी आपको एशियन पेंट का चार्ट दिखाया था, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा देखिए, ये जो यहाँ पर में गैप बना है, ये गैप कहाँ बना है, मिड ऑफ द मूवमेंट बना है। लेकिन यहाँ पर में जो गैप बना है, ये गैप मूवमेंट एक ऑलरेडी लंबा मूवमेंट दिखा दिया था और उस मूवमेंट के बाद में ये गैप फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस गैप के ऊपर में हम ट्रस्ट करके दोबारा हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। अब प्राइस यहाँ पर में क्या कर रहा है, अगर आप प्राइस को देखो तो प्राइस पूरी एक एक्यूमुलेशन में। अब आप यहाँ पर में बोलोगे कि ये प्राइस इसको तोड़ के नीचे गया है, लेकिन आपको यहाँ पर में इसका रीज़न भी मालूम होना चाहिए कि आखिर ये जो इसको तोड़ा है, इसको क्यों तोड़ा। रिजल्ट था, रिजल्ट के कारण ने इसको तोड़ा है और क्रूड ऑयल का जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसके कारण से इसने तोड़ा है। अब यहाँ पर में जो है आप देखो तो कब से कब तक का है, इस गैप्स के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका है करीबन फरवरी मार्च से, ठीक है, मार्च से ये आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट है और मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मई हो गया और आपका मई ख़त्म होने वाला भी है। अगर अब इसके बाद यहाँ पर में से अगर ब्रेकआउट आता है या फिर हमें एक एक्यूमुलेशन का साइन मिलता है तो फिर हम डेफिनेटली यहाँ पर में हम बाइंग के लिए हम जाएंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखो तो कैंडल्स है, रेड कैंडल्स बन रहा है, लेकिन किसी में भी वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कैंडल्स में कि इस लो को या फिर ये जो लो है इस लो को नीचे ब्रेक
या फिर क्लोज होने का कोशिश करे। अगर यहाँ पे भी इसके नीचे क्लोजिंग दिया है तो अगले 1 से 2 दिन में इसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये जो एक दिखा रहा है कि नीचे के लेवल पे एक बाइंग बन रहा है। अब एशियन पेंट्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। जो ही इसके पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगा हम यहाँ पर में बाई के लिए एंट्री करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर में हमने एंट्री किया, ठीक है। मान लीजिए कि अगला कैंडल्स ऐसे करके, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगला कैंडल्स ऐसे करके फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगला कैंडल्स ऐसे करके फॉर्म हुआ, इसके ऊपर में हुआ, और उसके बाद जो कैंडल्स हुआ वो एक गैप के साथ में फॉर्म किया। तो मतलब ये जो गैप जो फॉर्म हुआ, ये गैप हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया। अगर यहाँ पर में गैप्स नहीं भी फॉर्म होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसके भरोसे पे जा सकते हो। लेकिन अगर गैप्स फॉर्म हो जाए तो ये आपके भरोसे को और ज़्यादा मजबूत बना देगा, ओके। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। मैं ज़्यादा पास्ट का एग्जाम्पल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पास्ट के एग्जाम्पल से आप सिर्फ समझ पाएंगे, मतलब कुछ उतना ज़्यादा डिफरेंस के लिए हो नहीं पाता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे एशियन पेंट का ही है, यहाँ पे भी क्या है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का एक फेज़ बन रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का एक फेज़ चल रहा है। कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद में अगर आप देखो यहाँ पर से रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। रेड कैंडल्स जैसे जैसे नीचे आ रहा है, रेड कैंडल्स लो ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। यहाँ पर में एक आया है, यहाँ पर में एक लार्ज कैंडल फॉर्म किया है, फिर यहाँ पे भी लार्ज कैंडल एक मतलब बंच में, एक गुच्छे में रेड कैंडल्स फॉर्म किया, फिर भी इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया। यहाँ पर में फिर से ग्रीन कैंडल्स या जो भी है नीचे में यहाँ पर में एक बायर्स का इनिशिएशन दिखा है। तो जब आप पूरे इसको और यहाँ पर में आप अगर इक्विटी डिलीवरी डाटा, ये सारे चीज़ को अगर जब आप ऐड करोगे तो आपको आसानी से पता चल सकता है कि हाँ, यहाँ पर में कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी बन रही है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर में आप इस पूरे फेज़ के बाद में यहाँ पर भी आप अगर एंट्री करते हो, यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, ये हमारा एक बन गया, और यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो तो आपका स्विंग लो क्या बना, ये बना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट आपका यहाँ के करीब में आपका एंट्री का बना, और ये पॉइंट आपका एसएल बन गया। ये पॉइंट कितना का बन रहा है, आपका 2.5% के करीब का आपका एसएल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्राइस को, अगर आप इसको देखो तो ये कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ये अगर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है वैसे वैसे लाइन ड्रॉ कीजिए। ये क्या बन रहा है, VCP का उल्टा। VCP क्या होता है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये क्या है, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन पैटर्न। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में क्या रहता है कि जैसे ये हो गया आपका वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में क्या रहता है आपका, जैसे कि प्राइस जो है पहले इतना बड़ा वॉलेटिलिटी लाया, फिर उससे छोटा लाया वॉलेटिलिटी, फिर उससे छोटा वॉलेटिलिटी लाया, फिर उससे छोटा वॉलेटिलिटी लाया, और इसको फॉर्म करने में जो टाइम लगेगा उससे कम टाइम दूसरे वाले को फॉर्म करने में लगेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको फॉर्म करने में 6 महीना लगा, इसको काम फॉर्म करने में 3 महीना लगेगा, इसको फॉर्म करने में 1 महीना लगेगा, और इसको फॉर्म करने में आपका मान लीजिए कि 5 दिन में ही ये फॉर्म कर दे। जब ये फॉर्म हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कुछ भी देखने को मिल सकता है। मल्टीपल लोगों का ये मानना रहता है कि पैटर्न जब फॉर्म होता है तो वो एक ही काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली लोगों का मानना होता है कि यहाँ पर मैं ब्रेकआउट देगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं ब्रेकआउट दे, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी दे सकता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या बन रहा है, ये जो आपका बना रहा है, ये एक, अगर आप इस पूरे हाई को ज्वाइन करो तो ये क्या बना रहा है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है,
या फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल रेक्टेंगुलर पैटर्न कह लो, नहीं तो VCP, जितने भी इस तरीके के पैटर्न हैं सारे के सारे आपका VCP पैटर्न्स के अंदर में आता है। अब या तो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये अब किस पे डिपेंड करेगा कि इस पूरे फेजेस में क्या घटनाक्रम हुआ है। अब हमारा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें अगर 21 डे EMA को ऐड करना है तो क्या होगा, मान लीजिए 21 डे EMA आ रहा है और ये इसके पास से निकलेगा, जब इसके पास से निकलेगा तो ये हाई हमारा एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में हम बाय करेंगे, ये हमारा एक बिल्डअप एरिया बन जाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए 2 से 4 दिन या 5 दिन में ये फॉर्म करेगा। जब 5 दिन में ये फॉर्म करेगा तो इसका रेंज भी कम रहेगा, 3%, 4% या 5% के करीब में रहेगा। और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एक बिल्डअप बन रहा है, जिस बिल्डअप के भरोसे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर में फिर आप वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम किस तरीके से काम कर रहा है, इक्विटी डिलीवरी डाटा किस तरीके से काम कर रहा है, वो आपको एक बेहतर ट्रेडिंग सेटअप बनाने में हेल्प करेगा। ओके, इस तरीके का और भी आपको मल्टीपल एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें है। हाँ, एक और देख लीजिए, जैसे कि SBI का है, ठीक है, इसमें हम लोग का हमने स्विंग में काम भी किया था, ठीक है। तो और लास्ट बार भी शायद मैंने आप लोग को बताया भी था कि हम लोग का इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको क्या हो गया, कोई नहीं, मैं इसी में चेंज कर लेता हूँ SBI का। एशियन पेंट है, इसके बारे में बात करना है, इसी में चेंज कर ले रहा हूँ SBI का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ये, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर में आपको दिख जाएगा कि एक एक्यूमुलेशन के लिए ये आया है। यहाँ पर में इस फेज़ में आप देखिए, इस फेज़ में भी आपका क्या है, एक वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से यहाँ तक में लगातार रेड वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप कैंडल्स को देखो तो किसी भी कैंडल्स में, भले कैंडल्स इसके नीचे क्लोज दिया है, लेकिन अगर आप कैंडल्स के साइकोलॉजी को अगर आप रीड करने की कोशिश करो तो कोई भी कैंडल्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है इस लाइन के नीचे में, इसके लो के नीचे में क्लोजिंग देने में कोई भी कैंडल्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। अब क्या दिखा, यहाँ पे गैप्स दिखा। तो अगर आपका पोजीशन गैप्स पे भी बनता है, ये आपका SL बनता है, तो ये एक बेहतर ट्रेडिंग सेटअप होता है, ठीक है। ये एक बेहतर ट्रेडिंग सेटअप आता है जहाँ पर में कि आप शॉर्ट टर्म में और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में आप काम कर सकते हैं।